हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो बेटा आज हम करने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, इससे पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एनिमल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये हमने देखा था। एनिमल के अंदर हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिटेल में देखा था। और इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा अपन ने बाहर से देखा था। मैंने आपको बताया था कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, और ये भी बताया था कि ब्रेन जो है दो प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड रहता है। एक होता है आपका स्कल और उसके अंदर होती है मेनिंजेस। मेनिंजेस की बात करें तो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एराकिनोइड, ये 3 लेयर हमने पढ़ी थी। चलो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा इधर देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। आज के लेक्चर में हम ब्रेन को पूरा कवर करेंगे। देखो, ब्रेन की बात करें तो कंप्लीट ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फोर ब्रेन, उसके बाद आ जाता है मिड ब्रेन और उसके बाद आ जाता है आपका हाइंड ब्रेन। तो पूरे कंप्लीट ब्रेन की स्ट्रक्चर को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में हम डिवाइड कर देते हैं। अब एक एक पार्ट को हम आगे वापस से डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे फोर ब्रेन है तो फोर ब्रेन वापस से सेरेब्रम, डायंसेफेलोन और लिम्बिक सिस्टम में बटा होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का भी सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरेब्रम, ठीक है। और आप इसे बोल सकते हो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो वो सेरेब्रम होता है। देखो, जब आप ब्रेन को ऐसे देखते हो तो आपको जो पार्ट सबसे पहले दिखाई देता है इट इज योर सेरेब्रम। सेरेब्रम की अगर मैं बात करूं तो फोर ब्रेन, सेरेब्रम, डायंसेफेलोन और लिम्बिक सिस्टम में बटा होता है। सेरेब्रम की बात करूं तो सेरेब्रम जो है वो 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। देखो, एक ये है आपका राइट हेमिस्फीयर और एक ये है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट हेमिस्फीयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं एक नर्व के कनेक्शन से। इस नर्व के कनेक्शन को आप कह देते हो कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो है वो राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़ने का काम करता है। अब हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, वो 4 लोब में बटे होते हैं। तो टोटल दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर या सेरेब्रम जो है वो 8 लोब के अंदर बटे होते हैं। तो अगर मैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात करूं तो 4 लोब है। एक फ्रंटल लोब है, एक पेराइटल लोब है, एक टेम्पोरल लोब है और एक ओसिपिटल लोब है। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर का आगे वाला जो लोब होता है इसको आप बोलते हो फ्रंटल लोब। ये यहां पर जो लोब है इसको बोलते हो पेराइटल लोब। इधर अगर देखोगे यहां पर जो लोब है इसको बोलते हो टेम्पोरल लोब। और पीछे की तरफ यहां पर जो लोब आपको देखने को मिलेगा उसको आप कहोगे ओसिपिटल लोब। तो हमने देखा सेरेब्रम, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड, बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड विद कॉर्पस कैलोसम, और ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड इनटू 4 लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ये हमने जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को देख लिया। अब दूसरा जो पार्ट है फोर ब्रेन का वो है डायंसेफेलोन। डायंसेफेलोन में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। 10th लेवल पे नॉर्मल हम हाइपोथैलेमस को ही पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस के साथ में ग्लैंड एसोसिएट होती है जिसको कहते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। फोर ब्रेन के साथ में एक और सिस्टम एसोसिएट होता है जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। देखो, लिम्बिक सिस्टम आपके इमोशंस, जो आपके इमोशंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। लाइक एंगर या लवी डवी वाला जो आपको इमोशंस आ रहा है उसको कंट्रोल करेगा। तो जनरली आपके जो बिहेवियरल या इमोशनल जो मूवमेंट होते हैं उसको लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसके भी फिर फर्दर पार्ट है एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। 10th लेवल पर इसको पढ़ना इतना जरूरी नहीं है। अगर आप इसको छोड़ भी दोगे ना तो उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बस थोड़ा सा बता दिया कि अगर आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने वाला जो फोर ब्रेन का पार्ट है उसको आप बोलते हो लिम्बिक सिस्टम। उसके बाद ब्रेन का सेकेंड पार्ट आ जाता है मिड ब्रेन, ठीक है, फिड ब्रेन। मिड ब्रेन की अगर देखें तो इसके अंदर आपके मिड ब्रेन के डोर्सल सरफेस की तरफ
ठीक है, ये पीछे की तरफ डोर्सल है ना, ये डोर्सल सरफेस की तरफ जो है आपको 4 लोब देखने को मिलते हैं, जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, और आगे की तरफ 2 लोब मिलते हैं जिसको प्लूरा सेरेब्राई हम कहते हैं। तो इसका भी फंक्शन जब आएगा, जब हम देखेंगे, नाम याद करना 10th लेवल पे जरूरी है, बस मिड ब्रेन का फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हाइंड ब्रेन की बात करें तो हाइंड ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइड होता है पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा, सेरेबेलम। पोन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा और सेरेबेलम। सेरेबेलम की बात करें तो देखो, ह्यूमंस का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बोल सकते हो, हम 2 पैरों पे चलते हैं, 2 पैरों पर हमें हमारी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए जो सबसे डेवलप पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो सेरेबेलम होता है। हमारा सेरेबेलम बहुत डेवलप है, इसलिए हम 2 पैरों पे चल पाते हैं। ठीक है, सेरेबेलम फर्दर 3 लोब में बटा होता है, 2 तो लैटरल लोब होते हैं और एक होता है वर्मिस। तो ये जो है कंप्लीट ब्रेन का मैंने आपको चार्ट फॉर्म में समझा दिया कि ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे कि ये सारे पार्ट जो है वो ब्रेन के अंदर कहां कहां पर है। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। थोड़ी देर पहले आपने ब्रेन के सारे पार्ट को डिटेल में देखा था, अब हम उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे कि ब्रेन के अंदर ये सारे पार्ट जो है वो कहां पे होते हैं। तो चलो इधर देखो, तो ब्रेन हम बना लेते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं ब्रेन को बनाना। ठीक है, ये हमने बनाया है सेरेब्रम। ठीक है, अगर आप इस तरीके से खड़े हो और आपका जो ब्रेन है उसके एक सेरेब्रम को हम हटा दें, तो एक सेरेब्रम को हटाने के बाद में आपको पीछे जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, और यहां पर एक पार्ट होता है जो दोनों सेरेब्रम को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये है आपका सेरेब्रम, ये है आपका सेरेब्रम। अब सेरेब्रम क्या है बेटा? हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, मतलब उसके अंदर आपको ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलेंगे, और इन फोल्ड्स को गायरस या सल्कस भी हम कह देते हैं, बट आपके इतने डिटेल में है नहीं तो अपन इस पे बात करेंगे नहीं। ये है आपका सेरेब्रम। हो सकता है लग रहा हो आपको कि मैं बहुत ज्यादा स्लो बना रहा हूं, तो आप इसको वीडियो को 2x मोड में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको स्लो लगेगा नहीं। ये है आपका सेरेब्रम, और दोनों सेरेब्रम को जोड़ने वाला एक कनेक्टिव पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। रिले सेंटर है दोनों सेरेब्रम के बीच में। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ब्रेन जो है सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, बोन से बनी हुई कवरिंग होती है, जिसको आप बोल देते हो क्रेनम या स्कल। ठीक है, इस स्कल के अंदर जो है वो 3 लेयर होती है। सबसे पहली जो लेयर है ये है, इसको कहते हो ड्यूरामेटर। पढ़ा चुका हूं मैं सबसे पहले लेक्चर के अंदर ड्यूरामेटर। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो बिल्कुल ब्रेन से ही टच होती है, आपके ब्रेन के साथ ही अटैच होती है, ठीक है, इसको कहते हैं पिया मैटर। पिया मैटर। ठीक है, और बीच में जो एक लेयर होती है
इसको कहते हैं आप अरेक्नोइड, ये अरेक्नोइड है, ठीक है। ये 3 लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, मैंने थोड़े से पार्ट पे बना दिया, आप पूरे ब्रेन पर इसको कवर करके देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ब्रेन का, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ब्रेन का जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, इसलिए इसको कह देते हो आप ग्रे मैटर, और ब्रेन का अंदर वाला जो पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए इसको कह देते हो आप व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर, तो बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ इंक्लूड कर दी ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। इन तीनों को क्या बोलते हैं मिला के, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड को और पिया मैटर को, इनको मिला के बोल देते हैं मेनिंजेस, ये मेनिंजेस, ठीक है। अब जो आपका सेरेब्रम है, जो सेरेब्रम है 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में बटा होता है। एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को हटा दोगे तो आपको एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखाई देगा। इस सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है वो बटा होता है बेसिकली 4 लोब के अंदर। अब ये लोब कहां कहां पर होते हैं, तो ये लोब देखो कहां कहां पर है। सबसे फ्रंट का जो लोब है, बिल्कुल सबसे फ्रंट का जो लोब है, नाम से ही समझ जाओगे, इसको आप बोलोगे फ्रंटल लोब, ठीक है। मैं इनिशियल में लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाना है ना, फ्रंटल लोब। इसके अलावा ये जो पूरा लोब है, ठीक है, इसको बोलोगे पैराइटल लोब। ये जो पूरा लोब है इसको बोलोगे टेम्पोरल लोब, और ये है आपका ओसिपिटल लोब। तो ऐसे करके ये मैंने पूरे ब्रेन को लोब के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ओसिपिटल लोब। अगर लिखना चाहो चलो लिख ही देता हूं, मैं एक काम करता हूं, इसको आप बोलोगे फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब। इसकी बात करोगे, इसको आप बोलोगे पैराइटल लोब, ठीक है। इसको आप कहोगे टेम्पोरल लोब, ठीक है। और इसको आप कहोगे, एक बच गया लास्ट, इसका नाम है ओसिपिटल लोब। ये ओसिपिटल लोब होता है, ठीक है। तो ये ब्रेन के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरी बता दी, सेरेब्रम की इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरी बता दी। अब आगे समझो, ये पूरी स्ट्रक्चर जो है इसका नाम हमने रखा, इसका नाम हमने रखा सेरेब्रम। सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब आ जाओ, अब सेरेब्रम के साथ ही एक और ब्रेन का पार्ट अटैच होता है, ठीक है। ये एक और पार्ट जो है ब्रेन के साथ अटैच है, ठीक है। सबसे ऊपर की तरफ होता है आपका इसको कहते हो हाइपोथैलेमस। ये है आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस आएगा नहीं, पूरा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ में ये जो ग्लैंड एसोसिएट है इसको आप बोलोगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के चारों ओर ये अरेंज होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। तो ये वाले जो दोनों पार्ट है, या ये पूरा जो पोर्शन है, ये आपका आ गया फोर ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये फोर ब्रेन के अंदर आ गया ये वाला पोर्शन। अब स्टार्ट कर रहे हैं मिड ब्रेन। तो इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होता है, इसको मैं ग्रीन से बना देता हूं, ठीक है। इस पोर्शन को आप बोलोगे मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है,
देखो 4 लोब तो आपको ऐसे पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे, और 2 लोब जो है वो आगे की तरफ, मतलब वेंट्रल सरफेस पे 2 लोब और डोर्सल सरफेस पे 4 लोब आपको देखने को मिलेंगे। मिड ब्रेन के बाद में नेक्स्ट जो ब्रेन का पार्ट आ जाता है उसको आप बोल देते हो हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन का ये वाला पोर्शन कहलाता है पोन्स, ठीक है। और पोन्स के बाद जो आता है उसको आप कहते हो मेडुला ओब्लोगेटा, और मेडुला ओब्लोगेटा के बाद में जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। मेडुला ओब्लोगेटा के बाद में जो स्टार्ट होगा उसको बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड। अब पोन्स के साथ में यहां पर एक लोब जो है वो कनेक्टेड होता है, ठीक है, और ये जो लोब है ये लोब है आपके सेरेबेलम का, और सेरेबेलम के इस लोब को आप बोल देते हो वर्मिस, वर्मिस। अब इस वर्मिस से फर्दर 2 लोब जो है वो अटैच रहते हैं, ठीक है, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप बोल देते हो सेरेबेलम, ठीक है। सेरेबेलम आ गया, ठीक है। ये है आपका, मैं लिख देता हूं उधर, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, और यहां से लेकर यहां तक आप क्या आ गया, हाइंड ब्रेन, ये आपका हाइंड ब्रेन है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सेरेबेलम की बात करूं तो सेरेबेलम भी सेम होता है। सेरेबेलम के अंदर बाहर की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा ग्रे मैटर, देखो बाहर की तरफ तो आपको देखने को मिलेगा ग्रे मैटर, और अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा व्हाइट मैटर। तो जो व्हाइट मैटर है वो अंदर ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फैला होता है। वापस से सुन लो, सेरेबेलम के अंदर जो व्हाइट मैटर है वो ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में फैला होता है, और इस फैलाव को जो अरेंजमेंट है व्हाइट मैटर की, इसको आप बोल देते हो अर्बर विटे, ये अर्बर विटे इसको बोल देते हो आप, ठीक है ना। आप बोल सकते हो अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट मैटर इन सेरेबेलम, अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट मैटर इन सेरेबेलम। तो ये इस प्रकार से कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है आपकी ब्रेन की। देखो ऊपर सेरेबेलम है, सेरेब्रम है, और सेरेब्रम के साथ में देखो एक डंडे जैसी, एक स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। इसलिए इसको किस को आपके हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन और आपके हाइंड ब्रेन को, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और थोड़ा सा पोर्शन आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस का, इनको मिलाकर आप बोल देते हो ब्रेन स्टॉक, ठीक है, ब्रेन को संभालने वाला डंडा, ठीक है। और मेडुला ऑब्लोगेटा आगे जुड़ा होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड से। तो इस तरीके से आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक एक ऑर्गन को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन से। देखो फोर ब्रेन की बात करूं तो फोर ब्रेन का सबसे पहला आ जाता है, पार्ट आ जाता है सेरेब्रम। देखो फोर ब्रेन के अंदर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं तो फोर ब्रेन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, सबसे मेजर पार्ट है और सबसे ज्यादा फंक्शनिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपका सेरेब्रम। सेरेब्रम मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का और लार्जेस्ट पार्ट है। यह है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का, मतलब सबसे वो पार्ट होता है जो आपके सोचने समझने, आपकी जो इंटेलिजेंसी है या आपका जो आईक्यू को डिसाइड करेगा, वो यही पार्ट आगे चल करके डिसाइड करेगा, ठीक है। अब इसके पास में कुछ एरियाज होते हैं, जैसे सेंसरी एरियाज है, एक मोटर एरियाज होते हैं और एक एसोसिएशन एरियाज होते हैं। सेंसरी एरियाज कौन से होते हैं? देखो जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन है, उन ऑर्गन से सिग्नल फोर ब्रेन के सेरेब्रम के जिस पार्ट के अंदर आएगा वो होता है सेंसरीज एरिया। एनालिसिस सेंसरी इंपल्स, तो मतलब आपके जैसे सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे आईज है, स्किन है, नोज है, ईयर है, टंग है,
ठीक है, ये सारे सेंसरी एरियाज है जो आपको आसपास के बारे में बताते हैं। तो इन सेंसरी एरियाज से स्टिमुलस को या सिग्नल को कलेक्ट करके ब्रेन तक लाने का काम जो नर्व करेगी वो उसको बोलेंगे सेंसरी नर्व, और सेंसरी नर्व जिन एरियाज से कनेक्टेड होगी वो होगी सेंसरी एरियाज। तो सेंसरी एरियाज क्या करेगी, एनालाइज करेगी सेंसरी इंपल्स को। आप देख रहे हो तो सिग्नल वो फोर ब्रेन के सेंसरी एरियाज के अंदर जा रहा है, सेरेब्रम के सेंसरी एरियाज के अंदर आ रहा है। मोटर एरिया क्या होगा, वो एरिया जो सिग्नल भेजेगा, ठीक है, जितने भी वॉलेंट्रिक एक्टिविटीज के लिए सिग्नल भेजेगा, जितनी भी वॉलेंट्रिक एक्टिविटी होगी ना, जैसे आप चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, हंस रहे हो, अपने हाथ पैरों की गर्दन की मूवमेंट कर रहे हो, तो ये मूवमेंट का जो ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर देने वाले पार्ट को मोटर एरिया बोलोगे। और उसके अलावा जो एसोसिएटेड एरियाज है जो आपकी मेमोरी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब किसी भी चीज को याद करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कम्युनिकेशन, आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं, तो मेरा कौन सा ब्रेन का पार्ट एक्टिव है, सेरेब्रम एक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ रीजन होते हैं, जैसे एक वर्निकी रीजन होता है जो लिखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो आप लिए राइटिंग स्किल होती है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा एक ब्रोका रीजन होता है जो इसकी स्पीच कैपेसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो, कितनी आपकी भाषण देने की कैपेबिलिटी है, उसको कंट्रोल करके जाता है ब्रोका रीजन। तो वो एसोसिएशन एरियाज के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमने देखे सेरेब्रम के फंक्शन। हाइपोथैलेमस के फंक्शन की बात करूं, ये करता है बॉडी का टेम्परेचर, अर्ग ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन सबको कंट्रोल, इन सारी जो आपकी अर्ग है या ये सारे जो बॉडी के रिफ्लेक्सेस है इनको कंट्रोल करने का काम करता है आपका हाइपोथैलेमस। टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, आपको सर्दी गर्मी का एहसास कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, अब आपके सामने जो है बढ़िया अच्छा एक चाट पकौड़े अगर आपके सामने रख दिया जाए, एक बहुत अच्छी डिश अगर आपके सामने रख दिया जाए, तो आपके बगल कैविटी में लार आने लगती है, स्लाइवा आने लगता है। तो वो स्लाइवा लाएगा कौन, वो लाएगा आपका हाइपोथैलेमस। आपको भूख नहीं लग रही लेकिन आपके सामने अच्छा खाना रख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है यार मेरा स्टमक खाली हो गया, अब मुझे कुछ खा लेना चाहिए। तो वो जो अर्ग ऑफ ईटिंग, ठीक है, वो कौन लेके आएगा, हाइपोथैलेमस। एक बहुत ही अच्छा जूस आपके सामने रख दिया जाए, आपको ऑटोमेटिकली जो है वो ड्रिंकिंग या आपको प्यास लगने लगेगी। तो ऐसा कौन कंट्रोल कर पा रहा है या कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल है। मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि डोर्सल सरफेस के ऊपर 4 लोब होते हैं जिनको कोर, कोरा, क्वाड्री, जेमिना कहते हैं, और फ्रंटल जो वेंट्रल सरफेस है वहां पर 2 लोब होते हैं जिसको क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं। अब ये दोनों लोब क्या काम करते हैं, पहला फंक्शन तो देखो ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन के साथ में, ठीक है, बीच में होता है फोर ब्रेन ऊपर है, नीचे हिंड ब्रेन है, और कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ आई मसल्स। आई मसल्स के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्यूपिल साइज। देखो मान के चलो अचानक से एक भयानक सी चुड़ैल तुम लोगों के सामने आ जाए और तुम्हारी आंखें जो है वो फटी की फटी रह जाए। बोलते हैं ना कि मैं रास्ते पर जा रहा था, अचानक से भयानक जो है वो मंजर मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मतलब आंखें फटी की फटी रहने का मतलब है प्यूपिल साइज का बढ़ जाना। अचानक से कुछ भयानक आपके सामने आ जाए, शेर आ जाए, तो आपकी आंखें खुल जाती है, प्यूपिल साइज बढ़ जाता है। तो उस प्यूपिल साइज को बढ़ाने का काम कौन करेगा, मिड ब्रेन करेगा। जनरली ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन जो रिलेटेड होते हैं ऑडियो और विजुअल, मतलब सुनने और देखने से रिलेटेड, सुनने और देखने से रिलेटेड जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आई मसल्स के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल प्यूपिल साइज को ही कंट्रोल करता है। कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड टू साउंड, साउंड से रिलेटेड। आप मस्त रोड पर घूमते जा रहे हो, टहलते जा रहे हो, अचानक से पीछे से ट्रक का हॉर्न बजता है। जैसे ही हॉर्न बजेगा आप चौक के रास्ते से हट जाओगे, आप बढ़िया मस्त ऐसे घूमते जा रहे हो, अचानक से हॉर्न बजेगा, आप ऐसे रोड से साइड में हो जाओगे। तो आपने ये जो रोड को छोड़ा, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, और इसको कौन कंट्रोल करके जाएगा, आपका मिड ब्रेन इसको कंट्रोल करके जाएगा। अब आ जाओ हिंड ब्रेन की बारी। हिंड ब्रेन के अंदर पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेरेबेलम। देखो मैं अपने 2 पैरों पे चल पा रहा हूं, मैं अपने 2 पैरों पर चल पा रहा हूं थैंक्स टू सेरेबेलम, क्योंकि सेरेबेलम आपकी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है। बैलेंस मतलब मैं 2 पैरों पे खड़ा हूं, तो मुझे 2 पैरों पे खड़ा रखने के लिए, स्टैंडिंग कंडीशन में रखने के लिए
कुछ मसल्स तो एक्टिव होगी और कुछ मसल्स रिलैक्स होगी। तो कौन सी मसल्स को एक्टिव करना है, कौन सी मसल्स को रिलैक्स करना है, वो कंट्रोल करेगा सेरेबेलम। और अब जो है मान के चलो मेरे बॉडी का पोस्चर, अब जैसे अगर मान के चलो मैं तुमसे पूछूं कि हर हीरो जैसे सलमान खान है, संजय दत्त है या अदर भी हीरो है, अगर उनको उनका फेस नहीं देखो आप और सिर्फ उनका बॉडी पोस्चर देख लो, चलने का तरीका देख लो, अपने आप को खड़ा रहने का तरीका देख लो, तो आप पहचान जाओगे कि वो कौन सा हीरो है। तो ये जो बॉडी पोस्चर है, जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसे करूं तो आप समझ जाओगे कि शाहरुख खान है, अगर मैं ऐसे करूं तो आप समझ जाओगे सलमान खान है, और अगर मैं ऐसे चलूं आपके सामने तो आप समझ जाओगे संजय दत्त है। ठीक है, ऐसे वाला है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो चीजें मेंटेन कंट्रोल करके जाता है ना, बॉडी का बैलेंस और पोस्चर। पोस्चर तो आप समझ गए, बॉडी का बैलेंस क्या है, आपको खड़ा रखना है, कौन सी मसल्स को एक्टिव करना है, कौन सी मसल्स को रिलैक्स करना है, वो सेरेबेलम कंट्रोल करेगा। तो बॉडी का पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करता है ड्यूरिंग वेरियस एक्टिविटी, जैसे वॉकिंग के टाइम पर, ड्राइविंग जब गाड़ी चला रहे हो और कैचिंग या राइडिंग कर रहे हो, उस टाइम पर जो है आपके डिफरेंट फंक्शन को, मतलब बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये बोन्स की बात करें, ये होता है मेडुला के ऊपर, अबव द मेडुला होता है। ठीक है, ये पार्ट इन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, ये क्या करता है, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग के पार्ट को कंट्रोल करता है। इन दोनों से रिलेटेड एक बात ध्यान में रखना, ये दोनों इनवोलेंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हम हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते, हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मैं मेरे हार्ट को बोल ही नहीं सकता भैया 5 मिनट बंद होके दिखा, समझ रहे हो, या मैंने काजू कतली या बादाम शेक जो भी पिया है उसको मैंने स्टमक में रख लिया, बोला पता नहीं फ्यूचर में कब मिलेगा खाने को, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो मैं नहीं कंट्रोल कर सकता। एक बार बकल कैविटी से खाना ईसोफेगस में चला गया, उसके बाद उसकी मूवमेंट का मैं ट्रैक नहीं कर सकता, वो अपने आप ही जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, जैसे कि ब्रीथिंग है, जैसे कि आपका हार्ट बीट है, ब्लड सर्कुलेशन है, ये सारी किडनी का फंक्शन है, ये सारी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटीज है। तो इनको कंट्रोल करने का बोन्स क्या करता है, रेस्पिरेशन को सेंटर होता है या ब्रीदिंग सेंटर होता है, उसको कंट्रोल करता है। इट रिलेज इंपल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो डायग्राम में देखना, जो पोन्स होता है ना, उसके ऊपर होता है आपका मिड ब्रेन, नीचे है मेडुला ऑब्लोंगेटा और इस तरफ है सेरेबेलम। तो तीनों के बीच में फंस गया है बेचारा, तो तीनों को सिग्नल भेजने का या तीनों को इंपल्स का ट्रांसमिशन करने का काम करता है, रिले सेंटर की जैसे काम करता है, रिलेज इंपल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। मैंने बता दिया कौन कौन से पार्ट है ब्रेन के। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, फाउंड कंटिन्यूअसली विद स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के साथ प्रेजेंट होता है, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, इनको कंट्रोल करेगा, या रेगुलेट रिफ्लेक्स एक्शन लाइक सलाइवेशन। है सलाइवेशन क्या होता है, खाना देखो और मुंह के अंदर लार आने लगी, स्लाइव आ गया, ये सलाइवेशन। या वोमिटिंग, आपको उल्टी हो रही है तो जो वोमिटिंग है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा, बोन्स और मिड ब्रेन ये एक ही लाइन में अरेंज होते हैं, पहले मिड ब्रेन फिर बोन्स और उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो एक डंडे की जैसे दिखाई देते हैं और उनके ऊपर होता है ब्रेन, तो इनको ब्रेन स्टेम भी बोल देते हैं। किस किस को, मिड ब्रेन, बोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को। तो बेटा उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। अब हम देखने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लास्ट पार्ट। देखो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो आपका ये जो है आपका स्कल होता है, स्कल के अंदर ब्रेन है और ब्रेन से एक पतली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एक धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली होती है, जो आपके वर्टेब्रल कॉलम, ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर से होते हुए निकलती है। ठीक है, उसको आप बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ये है कंप्लीट एक, जो आपके कहां से निकल रही है, ये निकल रही है आपके वर्टेब्रल कॉलम के बीच में। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रल कॉलम है, बैकबोन है, इसके अंदर एक पतली धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, 45 सेंटीमीटर लंबी एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसको आप बोलते हो स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर आउटर पार्ट की बात करोगे तो वो बना होता है व्हाइट मैटर, मतलब आपसे बाहर की तरफ ये व्हाइट दिखाई देगा तो बाहर से होता है व्हाइट मैटर,
और अंदर से ग्रेइश कलर का होता है, तो अंदर से आपको दिखाई देगा ग्रे मैटर। तो मतलब आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर जो न्यूरॉन है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। जो साइटोन है वो तो होता है बिल्कुल बीच में, या सेल बॉडी होती है बीच में, और जो माइलिनेटेड जो एक्सोन है वो होता है बाहर की तरफ। तो कुछ इस टाइप से जो है इसके अंदर आपको न्यूरॉन की अरेंजमेंट देखने को मिलती है। स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन से, एक ब्रेन से अटैच होता है, ब्रेन के आप इसे बोल सकते हो मेडुला ऑब्लोगेटा वाले पार्ट से सीधा एक रस्सी के जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। अब स्पाइनल कोड से निकलती है आपकी स्पाइनल नर्व, इससे बहुत सारी आपकी स्पाइनल नर्व निकल रही होती है, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकल रही होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के साथ कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ये डायग्राम है आपका स्पाइनल कोड का। कुछ बेसिक बातें, अगर स्पाइनल कोड की लेंथ की बात करें तो 45 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और अगर वेट की बात करें तो 35 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। बाहर की तरफ जो है आपको व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा और अंदर की तरफ ग्रे मैटर देखने को मिलेगा। जैसे ब्रेन कवर्ड रहता है एक सबसे पहले बाहर की तरफ स्कल से, वैसे ही स्पाइनल कोड कवर्ड है वर्टेब्रल कॉलम से। वर्टेब्रल कॉलम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है मेनिंजेस। तो आप बोल सकते हो जैसे ब्रेन के स्कल और ब्रेन के बीच में मेनिंजेस होती है, वैसे ही स्पाइनल और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में भी 3 लेयर मेनिंजेस की होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है पिया मैटर, बीच वाली होती है अरेकिनोइड और अंदर ही अंदर वाली होती है ट्यूरा मैटर। सेम ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस ब्रेन से एक ही चीज उल्टी है कि ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर था, जबकि इसमें बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। ब्रेन के अंदर की तरफ अंदर की तरफ व्हाइट मैटर था, लेकिन इसमें अंदर की तरफ क्या है, ग्रे मैटर है। बस यही एक जो बात है वो स्पाइनल कोड और ब्रेन को डिफरेंट बनाती है। अब फंक्शन क्या है, ये एक्ट करता है एज ए ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड ऑर्गन और ब्रेन के बीच में। देखो ब्रेन और जितने भी ऑर्गन है इनके बीच में ब्रिज का जो काम करेगा वो करेगा स्पाइनल कोड। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड रिले पाथ फॉर द इंपल्स कंटेनिंग फ्रॉम ब्रेन। देखो ब्रेन तक जो भी इंपल्स का ट्रांसमिशन होगा, जो भी सिग्नल ब्रेन तक जाएंगे, उन सारे के सारे सिग्नल को ऑर्गन से ब्रेन तक भेजने का काम करेगा स्पाइनल कोड। मान के चलो ये आपके ऑर्गन है और ऑर्गन से आपको ब्रेन तक सिग्नल भेजना है, तो ऑर्गन से ब्रेन तक डायरेक्ट सिग्नल नहीं जाएगा, बीच में आएगी आपकी स्पाइनल कोड। इसलिए बोलते हैं कि ये बिल्कुल एक रिले सेंटर की जैसे काम करता है, बीच वाले सेंटर की जैसे काम करता है। ऑर्गन से सिग्नल जाएगा या स्टिमुलस जाएगा या नर्व इंपल्स जाएगी स्पाइनल कोड में, और स्पाइनल कोड से फिर वो चला जाएगा ब्रेन के अंदर। स्पाइनल कोड जो है वो रेगुलेट करता है और कंडक्ट करता है मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। सारे रिफ्लेक्स एक्शन, लगभग सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आपका स्पाइनल कोड ही निपटा देता है, आपके ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अगर बेटा आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस ऐसे ही चलते रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।